हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं, जिसको अभी अभी ये पता चला होता है कि वो मॉम बनने वाली है और वो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो फौरन से लिन को मैसेज करती है और उसको कहती है कि तुम कब तक आओगे। फिर दूसरी तरफ जियांग हॉस्पिटल गई हुई होती है, तभी वो सामने देखती है कि सामने से ही लिन आ रहा होता है। वो लिन को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन लिन उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और वो एक रूम में चला जाता है। लिन जाओ के पास गया हुआ होता है और जाओ उससे कह रही होती है कि तुम उस लड़की को डाइवोर्स कब दोगे। 2 साल हो चुके हैं, तुमने कहा है कि तुम 2 साल बाद उसको डाइवोर्स दे दोगे। देखो हम दोनों की शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसको डाइवोर्स दे दो। लिन कहता है कि मैं इस बारे में सोच के बताऊंगा। ये सब कुछ जियांग भी सुन चुकी होती है। इतने में उसके पास वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर उसको रिपोर्ट्स देते हैं और कहते हैं सॉरी, लेकिन आपको सिर्फ स्टमक एक है। आपकी साइंस प्रेगनेंसी की थी, बट आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। शायद आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग अपने घर पे होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर रही होती है, तभी उसके पास लिन चला जाता है। लिन कहता है मैं तुम्हारे पास वापस आ तो गया हूँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो। तो जियांग कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, हमें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। फिर वो उसको पेपर्स देती है। लिन अपने दिल में कहता है लेकिन मैं तो इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, ये मेरे बारे में इस तरह बात कैसे कर सकती है। इतने में उसके पास जाओ की कॉल आ जाती है और जाओ उसको कहती है प्लीज तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो लिन कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। फिर वो जियांग को कहता है कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अगर तुम डाइवोर्स लेना चाहती हो तो मैं इस बारे में बात कर लूंगा और हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। फिर जियांग अपने दिल में कहती है लेकिन मैं तो तुमसे बहुत लव करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सब कुछ सोच कर ही वो रोने लग जाती है। और फिर दूसरी तरफ जियांग अपनी फ्रेंड सू के पास जाती है। वो बहुत ही सैड लग रही होती है। सू कहती है तुम आके बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जब जियांग बेड पर जाकर बैठती है तभी उसके पास लिन की कॉल आती है और लिन उसको कहता है तुम कहाँ जाकर छुप गई हो, मैं चाहता हूँ कि हम लोग जल्दी डाइवोर्स ले लें, कोशिश करो कि हम दोनों का काम जल्दी हो जाए। जियांग उसको कहती है कि ठीक है, फिर अफेयर्स ब्यूरो पहुँच जाना। ये कह के वो फौरन से कॉल कट कर देती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। सू उसको कहती है कि क्या हुआ है, तुमने क्या चीज देख ली है, तुम इतना क्यों सैड हो रही हो, क्यों रोए जा रही हो। तो जियांग उसको सिर्फ इतना बताती है कि मैंने एक सैड मूवी देखी है जिसके अंदर मेल लीड मर जाता है और मैं इसी वजह से बहुत ही ज्यादा रो रही हूँ। तो सू उसको कंसोल करती है, कहती है कि कोई बात नहीं, इस तरह होता रहता है और देखो वो तो सिर्फ एक मूवी थी ना। इधर लिन के फ्रेंड्स लिन को कह रहे होते हैं तुम क्यों जियांग को खुद से दूर करना चाहते हो, हालांकि तो ग्रैंडपा ने खुद शादी करवाई है तुम दोनों की, तुम लोगों को चाहिए कि तुम लोग थोड़ा एक दूसरे को बर्दाश्त करो। लिन कहता है कि अब मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। फिर दूसरी तरफ जियांग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई होती है और लिन भी अपनी कार में बैठ के उसको देख रहा होता है। इतने में उसके पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है ग्रैंडपा की टांग टूट गई है। तो वो दोनों फौरन से हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। जियांग ग्रैंडपा के पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना। तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम क्यों रो रही हो, तुम तो कितनी ज्यादा बहादुर हो ना, तुम इस तरह क्यों रो रही हो। फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जियांग कहती है कि आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना होगा क्योंकि आप जानते हैं मैं आपके बगैर बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, मेरा और कौन ख्याल रखेगा, मैं किससे बातें किया करूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास तो लिन वैसे भी है ना, तुम जानती हो कि मैंने 8 साल तुम्हारा ख्याल रखा है। तुम्हारे ग्रैंडपा मुझसे कह के गए थे कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं। अब मैं अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं उसकी ग्रैंड डॉटर का ख्याल ही नहीं रख पाया। जियांग कहती है कि प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। तो ग्रैंडपा कहते हैं मैं सिर्फ अब तुम दोनों के बच्चों को देखना चाहता हूँ, बस मेरी ये लास्ट विश है, मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द उनको देख लूंगा। लिन कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ लिन जियांग को कहता है देखो हम मुझे लगता है कि ग्रैंडपा की ख्वाहिश को हमें पूरा करना ही पड़ेगा, खैर है हम लोग चाइल्ड बर्थ के बाद डाइवोर्स ले लेंगे। जियांग कहती है कि प्लीज तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ डिपेंडेंट हूँ और मुझे तुम्हारे साथ चाइल्ड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ग्रैंडपा के लिए चाइल्ड ले आऊंगी, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिन कहता है कि अगर ये बात ग्रैंडपा को पता चल गई फिर क्या होगा। जियांग कहती है उनको ये बात कभी भी पता नहीं चलेगी। जियांग बहुत ही गुस्से में होती है। फिर दूसरी तरफ बार के अंदर जियांग और सू साथ में गई हुई होती है। जियांग के साथ 2 लड़के बैठे हुए होते हैं और सू कहती है देखो यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, तुम इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकती हो। इतने में वहाँ पर लिन और जाओ पहुँच जाते हैं और लिन को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ पे जाकर जियांग को डांटने लग जाता है। वो उसको कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, फौरन से घर चलो मेरे साथ। सू कहती है कि ये लड़का कौन है जियांग, ये तो बहुत ही ओवर लग रहा है। तो जियांग बताती है कि ये मेरा कजिन है। ये सुनकर तो लिन बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है। वो कहता है अगर किसी ने तुम्हें इतनी रात को यहाँ पर देख लिया ना, हमारे फैमिली
फैमिली की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो सू जाओ को कहती है कि देखो उन दोनों के दरमियान में तुम ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तुम्हारी जगह तो इसी तरह की बनती है। ये कह के वो भी वहाँ से निकल जाती है और जाओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। अगले सीन में लेन जियांग को घर लेकर जाता है और उसको कहता है कि अच्छा यानी कि मैं तुम्हारा कजन हूँ, हमारी अभी तक डाइवोर्स भी नहीं हुई है, मैं तुम्हारा कजन नहीं बल्कि तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये बात शायद तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही है और मुझे पता है कि तुम समझना भी नहीं चाहती हो। फिर वो उसको उठाता है और बेड पर लाकर लिटा देता है। देन वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन उठा हुआ होता है और वो जियांग को देखकर कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ ग्रैंडपा की विश जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इतने में उसके पास जाओ की कॉल आती है और जाओ उसको कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तो लिन कहता है मैं तुम्हारे पास बॉडीगार्ड छोड़ के आया हूँ, तुम उनको कह सकती हो अगर तुम्हें किसी भी चीज से डर लग रहा है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। और फिर दूसरी तरफ लिन और जियांग दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं। आज ग्रैंडपा की बर्थडे होती है और वहाँ पर जाओ और लिन की कजन भी आई हुई होती है। जियांग फौरन से ग्रैंडपा के पास जाकर बैठ जाती है और वो ग्रैंडपा को कहती है कि देखिए मैं आपके लिए कितना प्यारा सा गिफ्ट लेके आई हूँ। कजन कहती है कि ये तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं है, लेकिन जियांग ग्रैंडपा को कहती है कि ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है और मुझे पता है कि आपको ये गिफ्ट बहुत ही पसंद आएगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है मैं इसको पहन के आता हूँ। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं और तभी कजन जियांग का बहुत ही मजाक बनाने लग जाती है और जियांग की जगह पे सारे जवाब लिन दे रहा होता है। वो उसको कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे दरमियान जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा दोबारा वापस आ जाते हैं और कहते हैं अगर यहाँ पे किसी को मेरी बर्थडे से मसला है तो वो यहाँ से उठकर जा सकता है, वो अभी के अभी लीव कर सकता है। तो कजन कहती है कि ग्रैंडपा मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। फिर ग्रैंडपा जियांग को कहते हैं कि आओ मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। वो जियांग को बाहर लेकर चले जाते हैं और फिर जियांग कहती है कि ग्रैंडपा मुझे आपको कुछ बताना था, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि लिन और जाओ दोनों एक साथ हैं, शायद वो दोनों शादी भी कर लें। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ इस बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ क्योंकि जाओ ने लिन को बचाया था। ये बहुत टाइम पहले की बात है, तुम्हारे ग्रैंडपा और मैं दोनों किसी बिजनेस टूर पर गए हुए थे, वहीं पर ही हम लोगों ने एक गैंग को बेनकाब भी किया था। हो सकता है कि उसी गैंग का कोई आदमी हमसे बदला लेना चाहता हो। फिर एक दिन उन्होंने लिन को अपने पास रख लिया था, उसको बंदी बनाकर रखा गया था, उसको टॉर्चर किया गया था, लेकिन जाओ ने उसको किसी तरीके से बचा लिया था। उसके पेरेंट्स को भी उसी के सामने ही मारा गया था। तभी जियांग की तबीयत खराब होने लग जाती है और उसको पास की कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं। उसको याद आता है कि वो किसी जख्मी इंसान को मेडिसिन दे रही होती है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? जियांग कहती है जी ग्रैंडपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है अब मैं अंदर जा रहा हूँ। ये कह के वो अंदर चले जाते हैं और जियांग अपने आप से कह रही होती है पता नहीं लिन मुझे डाइवोर्स क्यों देना चाहता होगा, हालांकि ये तो मुझे पसंद भी करता है। फिर तभी वहाँ पर लिन आ जाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो? जियांग कहती है मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तुम्हें किडनैप किया गया था और तुम्हारी जान जाओ ने बचाई है। लिन कहता है कि हाँ वो वहाँ पर मुझे मेडिसिन देने के लिए आती थी, मुझे खाना भी देने के लिए आती थी और मेरा उसने बहुत ख्याल रखा था। ये आज से 15 साल पहले की बात है। जियांग कहती है कि मुझे ग्रैंडपा ने बताया था मेरी मॉम की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। जब मैं 7 साल की थी तो मुझे ऑर्फनेज में रख दिया गया था। फिर जब मैं उससे थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे जाओ फैमिली ने अडॉप्ट किया था और 15 साल की उम्र में मुझे मेरे ग्रैंडपा ने वापस ढूंढ लिया था। तो लिन उसको कहता है कि तुम्हारे साथ ही बहुत बुरा हुआ है। और दूसरी तरफ हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग सू के साथ गई हुई होती है। तभी वहाँ पर लिन और जाओ भी पहुँच जाते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब लिन वहाँ पर जियांग को देख लेता है तो वो भी हैरान हो जाता है। जियांग फौरन वहाँ से चली जाती है और लिन भी जाओ को खुद से दूर करता है और वहाँ से चला जाता है। जाओ को सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो किसी को एक वीडियो सेंड करती है और कहती है ये सब कुछ अभी अनाउंस करना है, अभी के अभी। और दूसरी तरफ लिन जियांग के पास जाता है और उससे कहता है कि कार में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जब जियांग कार में बैठती है तो वो जियांग को बताता है कि मैं वहाँ पर जाओ के साथ सिर्फ एक कंपेनियन बन के गया था, इससे ज्यादा मेरा और उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जियांग अपने दिल में कहती है कि ये सब कुछ मुझसे क्यों एक्सप्लेन कर रहा होगा, पता नहीं इसको मेरी फिक्र है भी सही या फिर नहीं। फिर तभी वो अपना हाथ लिन के आगे करती है ताकि वो उसको कुछ पैसे दे सके, लेकिन लिन उसके हाथ पे किस कर देता है। जियांग कहती है तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ, मुझे अभी के अभी पैसे दो, फौरन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। फिर वो अपना हाथ साफ करने लगती है तो लिन कहता है कि अच्छा यानी कि तुम मुझे नापसंद करती हो। फिर वो उसके दोबारा से क्लोज हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ जियांग अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। इतने में उसके पास सू की कॉल आती है। सू कहती है कि सब कुछ छोड़ो और पहले वो वीडियो देखो जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। फिर जियांग वो वीडियो चेक करती है जिसके अंदर जाओ ये बात सबको कह रही होती है कि 2 साल पहले मुझे 2 मिलियन दिए गए थे और मुझसे कहा गया था कि मैं लिन को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊँ, ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया था वरना मैं लिन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर सू कहती है कि देखो उसने 2
साल पहले की बात की है, यानी वो इनडायरेक्टली तुम्हें ही पॉइंट आउट कर रही है। अब तुम्हें ये सब कुछ जाकर लिन को बताना पड़ेगा कि तुम इस सबके पीछे नहीं थी। तभी जियांग भागते हुए लिन के पास जाती है। लिन कहता है ये सब कुछ क्या है जो कि वीडियो में शो हो रहा है, क्या ये सब कुछ तुमने किया था? तो जियांग उसको कहती है कि हाँ ये मैंने किया था। ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, मेरी अपनी तबीयत भी सही नहीं थी और ग्रैंडपा तुम्हें और जियाओ को लेकर बहुत ही परेशान रहते थे, इसलिए मैंने जियाओ को दूर भेजने का फैसला किया था। लेकिन शायद मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। दूसरी तरफ जियाओ हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वहाँ पर उसके साथ उसकी फ्रेंड भी बैठी हुई होती है। उसकी फ्रेंड कहती है ये सब कुछ तो तुमने कर लिया, अब आगे क्या करोगी? जियाओ कहती है कि मैं किसी आदमी का पता लगवा रही हूँ, वो बस यहाँ पे आ जाए तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इतने में वहाँ पर लिन पहुँच जाता है और लिन उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो जियांग उसको देखने लग जाती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर दूसरी तरफ जियांग अपनी कंपनी वापस जाती है तो वहाँ पर भी सब लोग जियांग को ही बुरा भला कह रहे होते हैं। सब लोग उसी वीडियो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सू आती है और वो उसको कॉफी दे के कहती है कि देखो किसी भी चीज के बारे में टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ी सी करेज रखनी पड़ेगी, लेकिन ट्रस्ट करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जियांग उसको ओके कर देती है। और फिर दूसरी तरफ जियांग एक लिफ्ट में जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है, वो जाओ होता है और जाओ को देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जियांग स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। इतने में उसके पास जाओ आता है, वो उसकी वीडियो बना रहा होता है। जियांग वहाँ से निकलने लगती है लेकिन मॉम डोर बंद कर देती है। तभी जाओ कहता है कि तुम जानती हो कि हमने तुम्हें इतना बड़ा किस लिए किया है, ताकि तुम मेरी वाइफ बन सको। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करता है लेकिन जियांग उसको साइड पे करके वहाँ से उस वक्त भाग जाती थी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जियांग अभी भी उससे बच के भाग जाती है। बाहर जाकर वो फौरन से लिन को कॉल करती है लेकिन उसकी कॉल जाओ उठाती है और वो कहती है वो इस वक्त शावर ले रहा है, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, तुम बाद में कॉल करना। ये सुनकर जियांग शॉक्ड होती है लेकिन इतने में जाओ उसको पकड़ लेता है और उधर लिन जाओ के पास जाता है तो जाओ फौरन से लिन का मोबाइल रख देती है। लिन कहता है कि क्या हुआ, किसी की कॉल आई थी? फिर वो फौरन से चेक करता है, जाओ बताती है कि जियांग की कॉल आई थी। ये सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जाओ को कहता है दोबारा मेरी चीजों को हाथ भी मत लगाना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर वो जियांग के पास जाता है हॉस्पिटल। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जियांग पुलिस स्टेशन में होती है तो लिन फौरन से वहाँ पर भी पहुँच जाता है। पुलिस ऑफिसर लिन को कहता है आप कैसे हस्बैंड हैं, आप अपनी वाइफ को इतनी लेट नाइट घर से बाहर कैसे छोड़ सकते हैं? आप जानते हैं कि अगर इन्होंने हमें टाइम पर कॉल ना की होती तो अब तक इनके साथ क्या हो चुका होता? आप इस सब के रिस्पॉन्सिबल हैं कि या फिर नहीं? फिर लिन जियांग से फौरन से सॉरी करता है और कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ जाओ की वजह से हुआ है। फिर वो वहीं पर ही जाओ को भी देख रहा था और वो जाओमी को देखकर बहुत ही गुस्से में था। फिर जियांग वहाँ से जाने लगती है तो लिन कहता है देखो मैंने कहा है ना ये सब कुछ जाओ की वजह से हुआ है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। जियांग कहती है कोई बात नहीं, मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी तो हम लोग बहुत ही जल्द डाइवोर्स लेने वाले हैं ना, फिर सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा, अच्छा है मेरी अभी से आदत हो जाएगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग लिन को देखते हैं जिसके असिस्टेंट ने जाओमी को पकड़ा हुआ होता है। जाओमी को बहुत मारा गया होता है और जाओमी अब सब कुछ बताने वाला था। फिर वो लिन को सब कुछ बताता है। वो कहता है ये सब कुछ मुझे जाओ ने करने के लिए कहा है क्योंकि वो मेरे रिलेटिव है और उसने मुझसे कहा था कि मैं ये सब कुछ करूँ, वरना मुझे क्या पता था कि आपकी वाइफ किधर है और मैंने उसके साथ क्या करना है। असिस्टेंट कहता है कि अब आप क्या करेंगे, लेकिन लिन कोई भी रिप्लाई नहीं करता और बहुत सैड होके वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें एक नाइटमेयर दिखाया जाता है जिसके अंदर जियांग लिन को मेडिसिन दे रही होती है। तभी लिन उसको कहता है कि मेरी पॉकेट में एक नेकलेस रखा हुआ है, तुम वो अपने पास रखो, वो नेकलेस तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो जियांग उसकी पॉकेट में से वो नेकलेस निकाल लेती है और उसको ओके करती है। फिर तभी जियांग की आंख खुल जाती है और वो कहती है कि ये सब कुछ क्या था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि लिन को प्रोटेक्ट करने वाली मैं हूँ, जाओ नहीं। फिर जियांग फौरन से अपने डॉक्टर को कॉल करती है और उनको कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीजें मैं भूल चुकी हूँ मुझे याद आने लग जाएं। और दूसरी तरफ लिन बार में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त एक दूसरे से बातें करते हैं। एक दोस्त पहले ही बता देता है कि मैं डैड बनने वाला हूँ। लिन ये सुनकर बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है मुझे ये बताओ कि डैड बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हारे और उसके दरमियान में म्यूचुअल लव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, इस तरह कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ सुनकर लिन कुछ सोचने लग जाता है। और दूसरी तरफ जियांग लिन को मैसेज कर देती है कि तुम्हारी बिजनेस ट्रिप अच्छी रहे। ये कह के वो अपने घर चली जाती है और उधर लिन उसका मैसेज पढ़ लेता है और वो ये सोचने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ कि तुम दोबारा से मुझसे लव करने लगो। फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ शॉपिंग करने के लिए आता है और फिर लिन जियांग को कॉल करता है। जियांग कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ कोई मसला है क्या, ट्रिप पर कोई मसला तो नहीं हो गया ना? लिन कहता है कि नहीं, बस मैंने तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल की थी। जियांग कहती है ये कैसा मजाक है, तुम सुकून से अपनी ट्रिप एंजॉय करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोती हूँ। ये कह के वो फौरन से कॉल कट कर देती है और उधर हम लोग देखते हैं कि जब लिन और बाकी सब लोग वहाँ से जाते हैं तो तभी उनके पीछे एक आदमी वहाँ पे आ जाता है। वो किसी को ऑर्डर देता है कंट्री पहुँचने के बाद अपना काम शुरू कर देना, अभी थोड़ा वेट करो। और उधर जियांग ग्रैंडपा के साथ होती है। ग्रैंडपा कहते हैं लिन को चाहिए था कि वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाता, ये सब कुछ वो कैसे कर सकता है। जियांग कहती है ग्रैंडपा कोई बात नहीं, कुछ नहीं
नहीं होता। तभी जियांग के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है लेन का कार एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वो डर जाती है और वो लोग फौरन से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ग्रैंडपा और जियांग बहुत ही टेंशन में होते हैं। इतने में वहाँ पर लेन के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और जाओ भी आ जाती है। जाओ कहती है कि मैं लेन को देखना चाहती हूँ, लेकिन तभी जियांग उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम देख नहीं रही हो कि वो इस वक्त कितना ज्यादा बीमार है और तुम यहाँ पर भी तमाशे करने के लिए आ गई हो। चुप करके तुम यहाँ से चली जाओ। फिर इतने में लेन भी उठ जाता है और जाओ लेन के पास आके बैठ जाती है। लेन उसको खुद से दूर करता है और कहता है तुम देख रही हो ना कि इस वक्त मेरी वाइफ मेरे पास है, मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और जियांग लेन को हग कर लेती है। वो कहती है मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे तो बहुत ही अजीब सी थॉट्स आ रही थी। लेन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लेन और जियांग दोनों घर पे पहुंच चुके होते हैं। लेन ने उसके लिए 2 सूटकेस लिए थे। वो जियांग को कहता है कि तुम इन दोनों सूटकेस को खोलो, एक के अंदर जियांग के गिफ्ट्स होते हैं और दूसरे के अंदर उनके चाइल्ड के गिफ्ट्स होते हैं। जियांग कहती है कि मैं ये सब कुछ कैसे एक्सेप्ट कर लूं, तुम तो कभी जाओ के साथ होते हो और कभी मेरे साथ होते हो, मैं ये सारी चीजें नहीं रख सकती हूँ। तो लेन कहता है कि मैं उस दिन जाओ के साथ नहीं था, जाओ ने तुमसे झूठ बोला था कि मैं शावर लेने गया हुआ हूँ, मैं तो बाहर अपने फ्रेंड पे कॉल पे बात कर रहा था। जब मैं अंदर आया तो मुझे पता चला था कि उसने तुम्हारी कॉल अटेंड की है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जियांग कहती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मेरे साथ दोबारा इस तरह कुछ मत करना। फिर लेन उसको हग कर लेता है और उसको कहता है कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। फिर हम लोग देखते हैं वो साथ में सारे घर का काम करते हैं और तभी लेन के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि जाओ को कुछ हो गया है। तो वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं आप लोगों को अब इनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि इनको कुछ भी हो सकता है, कोशिश कीजिएगा कि इनको अकेला मत रहने दीजिएगा। जब डॉक्टर वहाँ से जाते हैं तो जियांग कहती है इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम इसका ख्याल रखते रहोगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। लेन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने अब्रॉड जाना है, मेरी एक बिजनेस ट्रिप है और मैं इसको डॉक्टर के पास ही छोड़कर जाऊंगा। मैं वहाँ पर एक ड्रग ढूंढना चाहता हूँ जिससे हमारी पास्ट मेमोरीज वापस आ सके। तो जियांग कहती है कि मुझे भी पास्ट मेमोरीज वापस लानी है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। और फिर दूसरी तरफ जियांग और लेन दोनों घर पे होते हैं। तभी जियांग शावर लेने के लिए चली जाती है और लेन को असिस्टेंट की कॉल आती है। असिस्टेंट उसको बताता है कि जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे जो भी आदमी था उसका पता चल चुका है। फिर वो उसके हाथ पे लगे टैटूज की पिक्चर भेजता है। तो लेन को याद आता है कि इसी तरह उस बचपन वाले इंसिडेंट में भी हुआ था, लेन के पेरेंट्स को जिसने मारा था उस आदमी के हाथ पर भी ऐसे ही टैटूज थे। फिर दूसरी तरफ जियांग डॉक्टर से कुछ मेडिसिन ले रही होती है। डॉक्टर कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छी मेडिसिन है तुम्हारे लिए, इससे तुम्हें सारी पास्ट मेमोरीज रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। तभी वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। वो जाओ को कॉल करके कहता है वो मेडिसिन ले चुकी है। जाओ कहती है कुछ भी करो, लेकिन वो मेडिसिन वो नहीं खा सके, उन मेडिसिन को जला दो, बर्बाद कर दो। तो वो लड़का उसको ओके बोल देता है, लेकिन उससे पहले एक और लड़का जियांग को वहाँ से लेकर जा चुका था। फिर दूसरी तरफ जियांग को कुछ लोगों ने किडनैप किया हुआ होता है। फिर वो लोग वहीं पे आग लगाते हैं और जियांग की पॉकेट से वो मेडिसिन निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। जियांग उस आग को देखकर जल जाती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जियांग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेन और उसके फ्रेंड्स भी उसी के पास ही होते हैं और उन सब लोगों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है। जियांग जब चली जाती है तो लेन कहता है मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग है, वो भी सोची समझी प्लानिंग, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसके बाद जो दुश्मन मेरे बजाय जियांग पर अटैक किया जा रहा है वो असल में मुझे ही कमजोर करना चाहता है। मुझे जियांग को खुद से बहुत दूर भेजना होगा ताकि उसकी लाइफ प्रोटेक्ट हो सके और उसको आगे जाके कोई भी मसला ना हो। फिर दूसरी तरफ लेन जियांग से मिलने के लिए गया हुआ था। जियांग को जब होश आता है तो लेन उसको कहता है मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया था। जियांग कहती है तुम किधर जा रहे हो। इतने में वहाँ पर जाओ आ जाती है और वो लेन के साथ आकर खड़ी हो जाती है। लेन कहता है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है जाओ तुमसे ज्यादा बीमार है, इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जियांग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। असिस्टेंट वहाँ पर सुबह भी खाना रख के जाता है, दोपहर में भी रख के जाता है, लेकिन जियांग कुछ नहीं खाती। फिर जब असिस्टेंट वहाँ पे रात को आता है तो वो कहता है कि प्लीज आप कुछ तो खा लें, आप कब तक ऐसे ही बैठी रहेंगी। जियांग कहती है मुझे कुछ भी नहीं खाना, सब कुछ लेके चले जाओ यहाँ से। असिस्टेंट कहता है कि आप जानती नहीं है जाओ बहुत बीमार है और बॉस ने कहा है कि जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगी तो वो आपको खुद लेने के लिए आएंगे, आप प्लीज ये सब कुछ खा लें। फिर दूसरी तरफ जियांग जब डिस्चार्ज होकर घर वापस जाती है तो लेन और असिस्टेंट भी उसके साथ जाते हैं। लेन कहता है मैं अब ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा। ये सुनकर जियांग बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए और मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम ये सब कुछ क्या कहे जा रहे हो। लेकिन लेन उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा देता है और कहता है कि मैंने यही फैसला किया है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैंने जाओ से वादा किया था मैं उससे शादी करूंगा और मैं अब उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस रिलेशन से आजाद करना चाहता हूँ। फिर वो पेपर्स वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है। तभी जियांग के पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम कहाँ पर हो, मैं वापस आ चुकी हूँ। जियांग उसको बताती है कि मेरी डाइवोर्स हो चुकी है और फिर वो तभी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जियांग दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो उसके पास ही बैठी हुई होती है। जब जियांग
जियांग को होश आता है तो सू उसको बताती है कि तुम जानती हो कि तुम अब प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम्हारा तो उसके साथ अब कोई रिलेशन ही नहीं है, तुम अब कहाँ जाओगी और क्या करोगी। जियांग कहती है कि अब मेरे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं रहा, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही बच्चा है। ग्रैंडपा की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, लेकिन इस दफा कंडीशन बिल्कुल चेंज है, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना, मुझे कहीं और जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग और सू जाने के लिए तैयार होती हैं। तभी रेन जियांग को हक कर लेता है और उसको कहता है अपना बहुत सारा ख्याल रखना और किसी भी स्ट्रेंजर पर ऐसे इजीली ट्रस्ट मत कर लेना और हेल्दी फ्रूट्स खाना, जंक फूड बिल्कुल मत लेना। जियांग उससे दूर होती है और वहाँ से चली जाती है। अंदर जाकर वो सू से अपनी टिकट लेती है। सू कहती है कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ ना जाऊँ। जियांग कहती है तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है और बाहर खड़ा हुआ लिन भी जियांग को जाते हुए देख रहा होता है। वो अपने दिल में ये बात कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मुझे तुम्हारे लिए करना पड़ा, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग लिन को देखते हैं जो कि घर पे बैठा हुआ होता है और वो जियांग की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट को देख रहा होता है जो कि उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट पहुँच जाता है और वो लिन को बताता है कि क्या आप जानते हैं लेडी मिसिंग है, हमने उनको हर जगह पर ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं, हमने फ्लाइट्स का पता किया लेकिन वो नहीं गई कहीं पर भी, पता नहीं वो कहाँ गायब हो चुकी हैं। ये सुनकर लिन बहुत घबरा जाता है और फौरन वहाँ से भागता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो हर जगह पर जाता है, वो घर में भी ढूंढता है, एयरपोर्ट में भी ढूंढता है, उसके गार्ड्स भी जियांग को हर जगह पर ढूंढ रहे होते हैं लेकिन जियांग उनको कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी लास्ट में असिस्टेंट आकर लिन को ये बात बताता है कि हम लोग उनको कहीं पर भी नहीं ढूंढ सके। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होती है, उसके पास उसका बेटा जिंगजू भी होता है और उनके साथ एक आदमी लाओ भी होता है। जियांग लाओ को कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने 5 साल मेरा बहुत ही ख्याल रखा है। तभी हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जब जियांग एयरपोर्ट से बाहर निकल रही होती है तो कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पर लाओ को कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे अपने घर वापस जाना है। तो फिर तब भी लाओ ने उसकी बहुत हेल्प की थी और उसको बचाकर उसको घर पर लेकर गया था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। उसके बाद वो तीनों एक लिफ्ट में जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि उसी जगह पर लेन और उसका असिस्टेंट भी एक लिफ्ट से निकल रहे होते हैं। जैसे ही डोर ओपन होते हैं तो लेन की नजर फौरन से जियांग पर पड़ती है, लेकिन जियांग कहीं और देख रही होती है। लेन उसको देखकर बहुत ही हैरान होता है और फिर वो फौरन से उसी तरफ भागता है और उधर हम जियांग को देखते हैं जिसको जिंगजू कहता है मॉम हम लोग अपने कंट्री वापस आ चुके हैं, क्या डैड हमसे मिलने के लिए आएंगे। ये सब कुछ सुनकर जियांग खुद भी कुछ सोचने लग जाती है। जब लिन ने उसे कहा था कि वो जाओ से प्रॉमिस कर चुका है और वो उसी से ही शादी करेगा, उसको किसी और से शादी नहीं करनी है। तो फिर जियांग जिंगजू की बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करती। देन वो सब लोग कार में आकर बैठते हैं। जिंगजू कहता है कि क्या आप डैड के बारे में सोच रही हैं। तो जियांग कहती है कि तुम्हारे डैड और मेरी डाइवोर्स हो चुकी है, अब हम लोग कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, तो इसलिए बार बार मुझसे डैड की बात मत किया करो, हम लोग कोई और बात भी तो कर सकते हैं ना। तभी जियांग अपने मोबाइल पर सू का मैसेज देखती है। फिर दूसरी तरफ जियांग सू के साथ एक पार्टी में गई हुई होती है और उसने जिंगजू को वीडियो कॉल की हुई थी। वो जिंगजू को कहती है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, लेकिन तुमने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। तभी सू कहती है कि तुमने अब क्या सोचा है, देखो तुम्हारी लाइफ तो वैसे भी रुइन हो चुकी है, अब तुम आगे क्या करोगी, तुम लेन को ढूंढोगी क्या। जियांग कहती है मैं उसको नहीं ढूंढूंगी, मेरी लाइफ को रुइन करने वाला वही है और मैं उसके पास वापस किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगी। और फिर तभी वहाँ पर लेन और जाओ एक साथ आ जाते हैं। सब लोग उनको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और जियांग को भी ये सब कुछ बहुत ही बुरा लग रहा था। जियांग सू को कहती है कि मैं बाथरूम से होकर आती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और जाओ जियांग को देख लेती है। वो कहती है क्या इसका मतलब है कि ये वापस आ चुकी है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। और तभी लेन भी फौरन वहाँ से चला जाता है। उधर लेन अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और उसके फ्रेंड जियांग की ही बातें कर रहे होते हैं। वो सब लोग कह रहे होते हैं कि 5 साल गुजर चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या वो तुमसे दोबारा आकर शादी कर लेगी। लेन कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे शादी कर ले, लेकिन एक दफा वो मुझसे मिल तो सकती है ना। और इधर जियांग और जिंगजू ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं। जियांग ग्रैंडपा से सॉरी करती है और कहती है प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मैं इतने साल आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकी क्योंकि मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन अब मैं दोबारा से हील कर चुकी हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम वापस तो आ गई हो ना, मेरे लिए यही बहुत है। फिर उसके बाद वो जिंगजू से मिलते हैं। वो जियांग से कहते हैं कि क्या ये मेरा ही ग्रैंडसन है ना। तो जियांग कहती है कि जी ये आपका ही ग्रैंडसन है। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। जियांग कहती है प्लीज आप ये बात किसी और को मत बताइएगा, चाहती हूँ कि अभी तक ये बात सिर्फ सीरियस रहे और सीक्रेट रहे। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर जिंगजू ग्रैंडपा से कहता है आपको पता है कि मैं यहाँ पर डैड से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं है, मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं भी उनसे बात नहीं करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारे डैड ऐसे ही हैं, उनको इग्नोर करो। फिर इतने में वहाँ पर लेन आ जाता है। लेन जब जियांग को वहाँ पे देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। वो कहता है कि तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए हो। फिर वो सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। लेन जिंगजू को कहता है तुम कैसे हो। तो जिंगजू कहता है मैं ठीक हूँ अंकल, लेकिन मैं आपका बेटा नहीं हूँ, इसलिए मेरे से ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। जिंगजू अपने दिल में कहता है कि इन्होंने मेरी मॉम को बहुत बुली किया है, मैं इतनी आसानी से कैसे इनको माफ कर सकता हूँ। फिर जियांग भी लेन को कहती है कि तुम्हारा बेटा नहीं है। तो लेन कहता है कि सबसे
पहले तो तुम मुझे माफ कर दो। मैं 5 साल तुमसे दूर रहा हूँ और तुम मुझे ये बताओ, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही लगता है, तो फिर ये मेरा बेटा कैसे नहीं हो सकता? जियांग कहती है तो इसमें क्या है, ये मेरा बेटा है, हो सकता है तुम्हें मेरी तरह लग रहा हो और तुम इसमें फर्क करना भूल चुके हो। लेकिन लेन जिंगजू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, उसको वो सच में अपना बेटा लग रहा था। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि जियांग तुम मुझे बताओ, अब तुम यहाँ पर आ तो चुकी हो, तो तुमने कहाँ पर जाना है? जियांग कहती है कि एक पार्टी होने वाली है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे। तो लेन फिर जिंगजू को कहता है तुम लोग टैक्सी मत लेना, मैं तुम लोगों को अपने साथ छोड़ाऊंगा। ये सब कुछ सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है। फिर दूसरी तरफ जियांग जिंगजू को उठा के उसको सुलाने के लिए ला रही होती है, तभी उसके सामने फैंग खड़ा होता है। तो लेन जिंगजू को उठा लेता है और उसको अपने साथ अंदर ले जाता है और फैंग जियांग को कोई फाइल दिखा रहा था। वो दोनों कोई बात कर रहे होते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं जिंगजू और लेन दोनों ही विंडो से उन दोनों को देख रहे होते हैं। लेन कह रहा होता है कि ये दोनों तो मुझे बहुत फेमिलियर लग रहे हैं। जिंगजू कहता है कि जी आप सही कह रहे हैं, ये लोग काफी अच्छे दोस्त हैं। क्या आप जानते हैं कि अंकल फैंग मेरे बैकअप डैड हैं, उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। तो लेन कहता है तुम्हारा डैड सिर्फ एक और सिर्फ मैं हूँ, उसके अलावा कोई भी तुम्हारा डैड नहीं बन सकता। फिर उसके बाद जियांग अपनी बात खत्म करके अंदर आ जाती है और वो देखती है जिंगजू वहीं पे सोफे पर सो रहा होता है। तो वो लेन को कहती है कि इसको लाकर रूम में लिटाओ, तुमने इसको किस तरह सुलाया हुआ है? तो लेन उसको फौरन से उठाकर रूम में ले आता है और फिर लेन असिस्टेंट को मैसेज करता है। देन वो उसको कॉल करके कहता है कि जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वो तुमने सब कुछ कर दिया है ना, देखो उसकी बहुत ही ज्यादा शूट करो, उसको अब्रॉड भेजो स्टडी करने के लिए, कुछ भी करो, लेकिन वो मुझे दोबारा यहाँ पे नजर ना आए। तभी जियांग लेन को रूम से बाहर निकाल देती है और उसके आगे डोर बंद कर देती है। और दूसरी तरफ जाओ बहुत ही परेशान होती है, वो कहती है कि लेन ऐसा कैसे कह सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ कहने की? तो जाओ की फ्रेंड कहती है देखो मुझे तो यही पता चला है, तो मैंने आकर ये सब कुछ तुम्हें बता दिया, अब आगे तुम जानो कि तुम क्या करना चाहती हो। जाओ कहती है कि मैं इन माँ और बेटे को नहीं छोड़ूंगी, जब से ये लोग आए हैं लेन फिर से मुझे इग्नोर करने लग गया है, लेकिन इस दफा मैं इनको नहीं जाने दूंगी। और फिर दूसरी तरफ हम लोग जियांग और बाकी सब लोगों को देखते हैं जो कि शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। तभी वहाँ पर फैंग के पास कॉल आती है और उसको वापस बुलाया जा रहा था। तो वो जियांग के पास जाता है और उससे कहता है बस शायद मैं इतना ही रह सकता हूँ तुम लोगों के साथ, अब मुझे वापस बुलाया जा रहा है, मुझे चलना होगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और फिर तभी सू भी जियांग को गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। तभी लेन कहता है कि अब हम लोग बात कर सकते हैं। जियांग कहती है हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम जानते हो ना कि हमारी डाइवोर्स हो चुकी है, उसके बावजूद भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। देखो मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ, हम लोगों की डाइवोर्स हो चुकी है, हमारे दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, तुम मुझे बार बार तंग करना बंद कर दो। लेन कहता है लेकिन मैंने तो आज तक एक दफा भी डाइवोर्स एग्रीमेंट नहीं देखा इन 5 सालों में, तुमने तो मुझे कोई भी एग्रीमेंट नहीं दिया। तुम जानती हो कि जिन पेपर्स पर मैंने तुमसे साइन करवाया था वो मैंने फाड़ कर फेंक दिए थे और हमारे दरमियान तो कोई डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी नहीं है, इसका यही मतलब हुआ कि तुम अभी तक मेरी वाइफ हो। जियांग को सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने जब कहा था कि हमारे दरमियान डाइवोर्स हो चुकी है तो इसका मतलब है कि हो चुकी है, इससे ज्यादा तुम और कोई बात नहीं कर सकते। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम उठाकर उससे खेल लो और जब तुम्हारा दिल चाहे तुम उसको फेंक दो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर तुमने मुझे दोबारा फोर्स करने की कोशिश की तो मैं अपने बच्चे को यहाँ से ले जाऊंगी, फिर हम दोनों तुम्हें कभी भी नजर नहीं आएंगे। फिर जियांग जिंगजू को वहाँ से लेकर चली जाती है और फिर दूसरी तरफ जियांग सू के साथ होती है, वो दोनों कंपनी में होती हैं और कुछ बातें कर रही होती हैं। जब जियांग का काम खत्म हो जाता है तो वो लेट नाइट अपने घर जा रही होती है, तभी एक कार उसकी तरफ बहुत ही तेजी से आ रही थी। ये सब कुछ देखकर वो बहुत डर जाती है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इतने में वहाँ पर लेन और जिंगजू पहुँच जाते हैं और वो लोग कहते हैं क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी वहाँ पर जाओ भी आ जाती है और कहती है मैंने आवाज सुनी थी इसलिए मैं भागती हुई यहाँ पे आ गई हूँ, सब ठीक तो है? लेन कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और जियांग फिर उसी कार को देखती है, उसमें से एक आदमी निकल के भागता है। तो वो कहती है पता नहीं क्यों लेकिन ये आदमी मुझे बहुत फेमिलियर लग रहा है। और फिर दूसरी तरफ लेन अपनी कंपनी में बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है हम लोग उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि वो सब कुछ किसने किया है, लेकिन ये सब कुछ कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना? लेन कहता है कि देखो एक हमारी लाइफ में इतने ज्यादा कोइंसिडेंस क्यों होंगे, हर जगह पर हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, कोई कर रहा है ये सब कुछ और इस दफा मैं उसके बारे में पता लगा के रहूंगा। और उधर वही आदमी जाओ को कॉल करके उसको बताता है मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अब ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मैं अब शायद ये सब कुछ ना कर पाऊँ, इसीलिए मुझे माफ कर देना। और जाओ खुद भी बहुत घबरा चुकी होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लेन और जिंगजू दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर जियांग भी उठ के आ जाती है। जियांग कहती है ये सारा किसने ब्रेकफास्ट बनाया है? लेन कहता है कि मैंने बनाया है, क्या तुम करना चाहोगी? जियांग कहती है कि नहीं मुझे कोई शौक नहीं है। फिर लेन जिंगजू को कहता है आज हम लोग पार्क भी चलेंगे और वहाँ पर बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। जिंगजू ये सुन के बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है आप जानते हैं कि मॉम मुझे पार्क लेकर जाती थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मॉम मेरे साथ होती थी, आप नहीं होते थे और मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता था, अब आप मेरे साथ होंगे तो मुझे बहुत ही मजा आएगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर
नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क पहुंच चुके होते हैं। लेन के पास जाओ आती है और जाओ उससे कहती है कि किसका बच्चा है, तुम इसके बारे में ये बात पता तो लगवा सकते हो ना। फिर वो जिंगजू से भी यही पूछने लगती है कि तुम किसके बेटे हो, लेकिन लेन कहता है कि देखो यहाँ पर तमाशा मत क्रिएट करो, ये मेरा ही बेटा है और मैं इसका डैड हूँ, फादर हूँ मैं इसका। ये सुनकर जाओ बहुत ही हैरान होती है। जिंगजू कहता है कि बिल्कुल मैं 5 साल का हूँ, आप जानती है ना, और मैं अपने डैड से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ आज पार्क आया हूँ। फिर लेन और जिंगजू साथ में खेलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। जाओ उनको देखकर बहुत ही ज्यादा जल रही होती है। फिर इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है जल्दी करो, शूट स्टार्ट होने वाला है और वहाँ पर अब डायरेक्टर मजीद वेट नहीं करेगा, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हुई हो। फिर जाओ देखती है कि इतने में वहाँ पर जियांग भी आ जाती है। जाओ जब जियांग को देखती है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। फिर जब जियांग वहाँ से गुजर रही होती है तो उसके ऊपर एक पोस्टर गिरने वाला होता है। ये सब कुछ लेन भी देख चुका होता है, तो लेन फौरन से भागता है और जियांग को प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो खुद वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर उसको हॉस्पिटल लाया जाता है और डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। फिर डॉक्टर उन सबको बताते हैं कि आप लोगों को चाहिए कि आप इनको अच्छी सी अटेंशन दें, क्योंकि इनको अटेंशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप सब लोगों को इनका ख्याल रखना पड़ेगा, वरना नेक्स्ट टाइम इनके साथ क्या हो सकता है मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये कह के डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जियांग उसके फ्रेंड से कहती है मुझे ये बताओ कि डॉक्टर किन ओल्ड इंजरीज की बात कर रहे थे, पहले क्या हुआ था इसके साथ और इंजरीज का क्या मकसद है। तो लेन का एक फ्रेंड बताता है कि 5 साल पहले जब इसको किडनैप किया गया था तब इसका बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, इसकी बहुत ज्यादा इंजरीज आई थी, डॉक्टर शायद उन्हीं की ही बात करें। जियांग कहती है कि अच्छा फिर तुम मुझे ये बताओ कि इसने 5 साल पहले मुझे क्यों अब्रॉड भेज दिया था। उसका फ्रेंड कहता है कि इसने 5 साल पहले आपको इसलिए अब्रॉड भेजा था क्योंकि जिन लोगों ने इसको किडनैप किया है वो पहले से बहुत धमका रहे थे और आपको भी नुकसान वही लोग ही पहुंचा रहे थे। वो असल में आपको नुकसान पहुंचाकर लेन से बदला लेना चाहते थे, लेकिन जब आप अब्रॉड चली गई थी फिर यहाँ पर कोई और नहीं बचा था, लेन सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था। जियांग कहती है तुम लोगों को इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। तो उसका फ्रेंड कहने वाला होता है कि सब कुछ सच है, लेकिन तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए, बहुत हो गया। फिर वो दोनों फौरन वहाँ से निकल जाते हैं और जियांग फैंग को कहती है तुम जेंजी को अपने साथ ले जाओ, मुझे लगता है कि इसको रेस्ट की जरूरत है। फिर फैंग और जिंगजी भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर जियांग लिन के पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। देन मॉर्निंग में लिन को होश आ जाता है और जियांग जिंगजी को कहती है तुम जाओ और बाहर जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मैं तब तक तुम्हारे डैड से कोई बात करती हूँ। जब जिंगजी वहाँ से चला जाता है तो जियांग लिन को कहती है कि मैं जान चुकी हूँ इन 5 साल में तुम्हारे साथ क्या क्या कुछ हो चुका है, अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर रहती तो फिर तुम्हें कौन सा मसला पेश आ सकता था। मैं यहाँ पर रहती तो मैं तुम्हारी मजीद केयर कर सकती थी, तुमने मुझे वहाँ पर भेज दिया। तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ पे हर्ट में रहे हो, तुम्हें पेन होता रहा है, तो वहाँ पर मैं भी पेन में थी, मैं भी बहुत ही ज्यादा सैड थी और ये 5 साल मैंने भी सैड रहकर गुजारे हैं। लिन कहता है कि क्या तुम अब मुझे माफ कर सकती हो। जियांग कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं अगर तुम्हें माफ कर भी दूं तो मैं दोबारा तुम पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकूंगी क्योंकि पहले ही तुम मुझे छोड़ चुके हो। ये कह के वो फौरन से वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर जियांग बाहर जिंगजू के पास आती है और जिंगजी उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप और डैड एक हो जाएं क्योंकि मुझसे आप लोगों की ये दूरी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है, मुझे पता है कि आप दोनों ही सैड हैं। जियांग कहती है जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ वो हमारा मैटर है, वो तुम्हारे डैड है और तुम उनसे जाकर मिल सकते हो, तुम उनसे लव भी कर सकते हो। ये सुनकर जिंगजी बहुत खुश हो जाता है और फौरन से अपने डैड के पास चला जाता है और जियांग भी किसी को मैसेज करती है। फिर वो अपने दिल में कहती है कि हो ना हो ये सब कुछ जाओ करवा रही है, मेरा शक सिर्फ उसी के ऊपर ही जाता है। और उधर जिंगजी अपने डैड के साथ बैठा हुआ था। लिन उसको कहता है क्या तुम मुझे डैड बोलोगे, फिर जिंगजी उसको डैड बोलता है। ये सुनकर लिन बहुत खुश हो जाता है और उसको हग कर लेता है। फिर जब जियांग, लिन और जिंगजी घर वापस आते हैं, जिंगजी सो चुका होता है और तभी लिन जियांग को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इस रिलेशन के अंदर ज्यादा ना रखूँ, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कल जाकर डाइवोर्स सर्टिफिकेट ले आते हैं। ये सुनकर जियांग बहुत हैरान होती है लेकिन साथ ही वो रिलैक्स भी होती है। फिर दूसरी तरफ जियांग अपनी फ्रेंड को ये सब कुछ बता चुकी थी। सू कहती है कि क्या वो तुम्हें दोबारा बुली कर रहा है, अगर ऐसा है तो मैं उससे सबका बदला ले सकती हूँ, तुम मुझे बस ये बताओ वो तुम्हें क्यों बुली कर रहा है। फिर जियांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैं खुद भी यही चाहती हूँ, 5 साल तक हम लोगों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं रहा और अब मैं भी इस रिलेशन को नहीं रखना चाहती, मैं सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। फिर ये कह के वो कॉल कट कर देती है और तभी वहाँ पर लेन और असिस्टेंट पहुँच जाते हैं। लेन कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। फिर वो दोनों उस ऑफिस के अंदर चले जाते हैं अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेकर। जियांग फौरन से बाहर आ जाती है, तभी लेन भी उसके पीछे भागता हुआ आता है और वो उसको हग कर लेता है। वो उसको कहता है कि मैं बस ये चाह रहा था कि तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुम्हें अपने साथ फोर्सफुली रखना चाहता हूँ, हमारी जैसी मर्जी होगी सब कुछ वैसे ही किया जाएगा। तो जियांग उसको खुद से दूर करती है और इतने में वहाँ पे फैंग पहुँच जाता है। फैंग कहता है तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो क्योंकि ये मुझसे हाँ बोल चुकी है, इसने कल मुझसे कहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये सब कुछ सुनकर लेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और फिर जियांग फैंग के साथ वहीं से चली जाती है। फिर हम देखते
देखते हैं वो दोनों कार में बैठे हुए होते हैं। फैंग कहता है मैं जानता हूँ कि मैं लिन के लिए कभी भी अब अच्छा नहीं रहूंगा और मैं लिन की तरह बन भी नहीं सकता हूँ क्योंकि उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। हाँ ये बात अलग है कि उसने बाद में तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन वो तुम्हारे बच्चे का डैड भी है, तो इसीलिए तुम उसको अपनी लाइफ से किसी भी तरह से नहीं निकाल सकती हो। लेकिन मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूँ। जियांग कहती है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं हो, मैं तुम्हें ये बात पहले भी बता चुकी थी। फैंग कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं हर तरह से सुटेबल बनने की कोशिश करूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और बाहर से ये सब कुछ लेन भी देख रहा होता है। वो कहता है जियांग ने कभी मुझे तो ऐसे हग नहीं किया और इसको देखो कैसे हग किए जा रही है। फिर नेक्स्ट सीन में जिंगजू और जियांग साथ में ही होते हैं। तभी इतने में वहाँ पर असिस्टेंट और लेन भी पहुंच जाते हैं। लेन ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो। असिस्टेंट कहता है कि मैं अभी इसको घर नहीं लेके जा सकता था और ये हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रहे थे, तो मेरे पास एक यही घर बचा, तो मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ, प्लीज आप इसका ख्याल रख लें। मैं थोड़ी देर में इसको घर वापस ले जाऊंगा, लेकिन अभी तक इसका ख्याल रख लें प्लीज। फिर जिंगजी कहता है कि मॉम ये मेरे डैड हैं, आपको इनका ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो फिर जियांग कहती है कि ठीक है इसको यहीं पर ही लिटा दो। फिर लेन वहाँ पे सबसे पहले फैंग को ढूंढ रहा होता है। जिंगजी कहता है कि फैंग अंकल यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो अपने घर पर ही रहते हैं। ये सुनकर लेन खुश हो जाता है और आकर सोफे पर लेट जाता है। फिर जियांग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लेन उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में वहाँ पर जिंगजी आ जाता है और कहता है आप दोनों को क्या हो गया, इतना लड़ क्यों रहे हैं। तो फिर वो दोनों फौरन से सीधे होके बैठते हैं और असिस्टेंट आकर लेन को बताता है अम्यूजमेंट पार्क में जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे कौन था, ये सब कुछ पता चल चुका है। और फिर उस वीडियो के अंदर साफ दिखाया जाता है कि ये सब कुछ जाओ ने किया था। जियांग कहती है कि देखो ये वीडियो अभी डिलीट कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि जियांग यानी कि मैं इस सब के लिए भी कसूरवार ठहराई जाऊंगी और लेन कभी भी जाओ को बुरा भला नहीं कहने देगा। लेकिन लेन जियांग का हाथ पकड़ के उसको जाओ के घर पर ले जाता है। दूसरी तरफ जाओ बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट गार्ड्स और जियांग और लेन भी पहुंच चुके होते हैं। जाओ कहती है कि क्या हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है क्या। तो लेन कहता है कि हाँ, तो मुझे इस वीडियो को देख के बताओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जाओ उस वीडियो को देखती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी असिस्टेंट कहता है कि आपको बहुत सारी जगहों से जॉब की ऑफर्स आई थी, जब आप वहाँ पर गई तो किसी ने भी आपको सिलेक्ट नहीं किया, हो सकता है कि आप इसी चीज का बदला निकाल रही हो। ये सुनकर जाओ बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो फौरन से लेन को कहती है कि देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, प्लीज तुम लोग मुझे माफ कर दो, दोबारा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, बस एक दफा मेरी बात सुन लो। फिर लेन कहता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है वो तो अब मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन तुम मेरी वाइफ से दूर रहा करो। फिर वो जियांग को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो जाओ कहती है जियांग मुझे पता है कि ये सब कुछ करवा के तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होगी, लेकिन इतना खुश होने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगी कि बदला कैसे लिया जाता है। तभी जियांग कहती है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने जो करना है तुम वो कर लो। और फिर दूसरी तरफ जियांग और लेन दोनों कार में होते हैं। लेन कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इसलिए लाया था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं हमेशा सच के साथ हूँ। जाओ ने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। देखो मैं तुम्हें खोकर बहुत ही ज्यादा पछता रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें मजीद नहीं खो सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम मेरे पास ही रहो। जियांग कहती है कि अच्छा तो 5 साल के लिए मुझे और अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया तुमने, और अब तुम ये चाहते हो कि हम दोनों जब हील कर चुके हैं तो हम दोनों तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाएं। तुम ये सब कुछ क्यों चाह रहे हो, असल में तुम्हारा क्या मकसद है, तुम बता क्यों नहीं देते। लेन कहता है मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे माफ कर दो। तो जियांग उसको कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। और फिर दूसरी तरफ वो सब लोग अपने घर पहुंच चुके होते हैं। जियांग कहती है कि मैं ये बात अभी तक सोच रही हूँ कि जब मुझे किडनैप किया गया था तो मेरे पॉकेट के अंदर से स्पेशली वो मेडिसिन भी निकाल ली गई थी। इसका मतलब ये है कि कोई नहीं चाहता कि हमारी मेमोरीज वापस आए। लेन कहता है कि हाँ, मैं भी इस बात का ही पता लगवाना चाहता हूँ, पता नहीं वो कौन है जिसको हमारी मेमोरीज के वापस आने से बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। और उधर जाओ ड्रिंक कर रही होती है। इतने में वहाँ पर एक लड़की आकर उसको बताती है लेन और जियांग दोनों इस बात का पता करवा रहे हैं कि उन सारे कोइंसिडेंस के पीछे असल में कौन है। ये सब कुछ सुनकर जाओ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसको लगता है कि अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और दूसरी तरफ हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। वो एक बॉक्स के अंदर छुप जाती है, उसके पीछे बहुत से लोग लगे होते हैं। वो सब लोग कह रहे होते हैं कि सबसे पहले इस बॉक्स को चेक करो। जब उस बॉक्स को खोला जाता है तो जियांग सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। वो जोर की चीख मारती है। इतने में उसके पास वहाँ पर लेन पहुंच जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। और जियांग उसको हग कर लेती है। वो बहुत डरी हुई थी। जियांग कहती है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी और को चूज करने का मौका मिले तो तुम किसको चूज करोगे। लेन कहता है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हें ही चूज करूंगा, उसके अलावा मैं और किसको चूज कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग की आंख खुलती है तो वो दोबारा से चीख मारती है और वो कहती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो, फौरन से यहाँ से चले जाओ, बल्कि तुम छोड़ो मैं ही चली जाती हूँ। फिर जियांग फौरन से वहाँ से उठकर जिंगजी को देखने के लिए नीचे आती है। जिंगजी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो जियांग उसको यहीं पर ही देख
देखकर खुश हो जाती है। वो बहुत ही डरी हुई थी। तभी वहाँ पर लेन भी आ जाता है और कहता है, जिंजी परेशान मत हो, हमारी मॉम ने रात को एक नाइटमेयर देख लिया था, शायद इसी वजह से वो काफी ज्यादा टेंस है। फिर अगले सीन में जियांग के पास एक कॉल आती है और उसको बताया जाता है, मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में मेडिसिन हैं, उनको अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर दो। फिर जियांग उन मेडिसिन को पानी में डाल देती है, कहती है कि कर दिया, अब आगे क्या करना है। तो फिर उसको कहा जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, अपना कंट्री छोड़ के कहीं दूर चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जियांग बहुत ही ज्यादा सैड बैठी हुई थी, वो घबराई हुई होती है। तभी लेन उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। इतने में उनको पता चलता है कि जिंगजी के साथ कुछ हो गया है। वो दोनों भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। लेन जिंगजी के बारे में पूछ रहा होता है तो नर्स बताती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर जियांग नहीं होती है, क्योंकि कोई आदमी जियांग को बेहोश करके अपने साथ ले गया था। और दूसरी तरफ उसको किडनैप करने वाली जाओ होती है। जाओ एक बैट उठाकर जियांग को मारने वाली होती है, लेकिन एक लड़की उसका हाथ रोक लेती है और कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या कर रही हो, अगर तुम अभी इसको मार दोगी तो हमारा प्लान सारा फेल हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करो। तभी जियांग को भी होश आ जाता है और वो कहती है कि अच्छा, तो यानी कि इस सब के पीछे तुम थी। जाओ कहती है कि हाँ, इस सब के पीछे और कौन हो सकता है, और तुम जानती हो कि जब तक लेन यहाँ पर पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लेन पहुंच जाता है और वहाँ पे जियांग कहीं पर भी नहीं होती, सिर्फ जाओ बैठी हुई होती है। जाओ उसको कहती है, देखा, तुम घूम फिर कर फिर से मेरे पास आ चुके हो। लेन कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम असल में चाहती क्या हो, तुमने हम सबकी लाइफ को बर्बाद करके रखा हुआ है, तुम हमें बताओ कि तुम असल में क्या चाहती हो। तो जाओ उसको कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ चाहती हूँ, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। इतने में वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जाओ और उसके आदमियों को पकड़ लिया जाता है। जाओ की फ्रेंड जो कि उसका साथ दे रही थी वो अब जियांग की साइड पे होती है। जाओ कहती है, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो। तो फ्रेंड कहती है कि बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, हालांकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तभी फ्लैशबैक सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड ने ये सारी बातें जियांग को कॉल करके बताई होती हैं और जियांग को इस सारे प्लान के बारे में पहले से ही पता था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो लड़की कहती है कि तुम जानती हो कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया है, इसीलिए क्योंकि मैं पर्सनली तुम्हें जहन्नुम में भेजना चाहती थी, अब तुम सड़ती रहना। तभी जियांग लेन को बताती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में एक और बात बताती हूँ, तुम जानते हो कि जब ये सब कुछ बचपन में किया गया था, जिसमें तुम्हें किडनैप किया गया था, तब मुझे भी किडनैप किया गया था और ये सब कुछ करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि जाओ थी। जाओ ने उस वक्त हम लोगों को बहुत ज्यादा बुली किया था और इसने हमें ऐसी मेडिसिन दी थी जिससे हम लोग ये बात भूल चुके थे, हमें ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रीम लगता था, लेकिन असल में वो सब कुछ हो चुका था। इसी ने ही तुम्हें मुझे टॉर्चर किया है और वो जिस दिन तुम्हें मेडिसिन दी गई थी वो मैंने दी थी ताकि तुम सेफ फील कर सको और वो तुम्हारी इंजरीज के लिए बहुत अच्छी थी। जाओ कहती है कि अच्छा, मैंने वो सब यूज किया था, हाँ ठीक है, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन अब तुम लोग क्या कर सकते हो ये बात बताओ मुझे। जियांग कहती है कि अब तुम वहीं पर रहोगी जहाँ पर रहने से तुम्हें बहुत ही ज्यादा डर लगता है। ये सब कुछ सोचकर जाओ बहुत ही घबरा जाती है और तभी गार्ड्स उन सबको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जाओ यही चीख रही होती है कि प्लीज मुझे मार डालो, प्लीज मुझे मार डालो, मगर ऐसी जगह पर मुझे मत रखना। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जियांग, लेन और जिंगजी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, वो लोग बहुत सी बातें करते हैं। फिर दूसरी तरफ वो सब लोग पार्क में खेलने के लिए भी आते हैं। वहाँ पर लेन जियांग को कहता है कि देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दोबारा से एग्री कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ फिर से। तो जियांग कहती है कि अच्छा, तो तुम ये सब कुछ चाहते हो, ठीक है, फिर मैं ये सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। ये सब कुछ सुनकर लेन बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि फैंग का क्या, उसके साथ भी तो तुम थी ना, अब उससे क्या करोगी, ब्रेकअप करोगी। तो जियांग उसको बताती है कि मैंने आइंदा के बाद उससे बात करना ही छोड़ दी थी, उसका और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं था कभी, वो सिर्फ तुम्हारे सामने हमने प्रिटेंड किया था। ये सुनकर लेन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बहुत मजे से खेल रहे थे। इस तरह उनकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।